चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो गेट 2026 का माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम हो चुका है और उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके आंसर की एंड सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल फास्ट पेस्ड रहेगा, तो एक भी जगह आप थोड़ा सा ध्यान मत भटकाना, बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो रहेगा और वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको सारे क्वेश्चन के आंसर की विद सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया है। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपके लिए खासकर ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरिट प्लस के अंदर जो मेरे आपके एचवी सर के जो नोट्स हैं वहीं से पूरा पेपर बना है। बस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर था, वरना पूरा पेपर आपके क्लास नोट से ही आया है। उसका भी प्रूफ मैं आपको साथ साथ में देता रहूंगा। तो गेट माइनिंग 2026 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अपन देख रहे हैं, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। इफ यू डोंट नो मी, जो बच्चा मुझे नहीं जानता है, माय नेम इज एचवी व्हिच इज हर्षवर्धन। I have done my MTech from NIT Nagpur and secured 98.5 percentile in GATE exam. Regarding Merit Plus कोर्स, जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लॉन्च होने वाला है ये वाला कोर्स, और इस कोर्स के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं राइट, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है गेट और PSU 2027 माइनिंग के लिए। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बैच जो होगा वो इंग्लिश में होगा, लाइक नोट्स एंड लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश में मिक्स रहेगी। नोट्स आपकी इंग्लिश में रहेंगे, लैंग्वेज आपकी हिंदी में रहेगी। 26 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ओपन है। और जैसा कि आप जानते हो माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट विथ 9 ईयर एक्सीलेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, एनरोल कर लो भैया, जो भी डेली लेट मत करो। 26 मार्च इज वेरी नियर। जो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट है वो जल्दी से एडमिशन ले लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला वाला, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, लेट I and J are the unit vectors in the x and y direction respectively. The divergence del dot f vector of f vector आपको गिवन है x स्क्वायर y i कैप प्लस y क्यूब x j कैप एट पॉइंट 3,2। ये पूरा क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स हैं। पहले अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन में लेके आए, फटाफट अपन एक्सप्लेन कर लेंगे सॉल्यूशन को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेल डॉट एफ क्या होता है, डो f1 बाई डो एक्स प्लस डो f2 बाई डो y। अगर आपको यहाँ पर f फैक्टर दे रखा है f1 i कैप विच इज f1, इट इज नॉट i, इट इज f1 विच इज f1 i कैप प्लस f2 j कैप। ओके, f फैक्टर इस क्वेश्चन में आपको गिवन है x स्क्वायर y i कैप प्लस y क्यूब x j कैप। सो f1 कितना हो गया x स्क्वायर y और f2 हो गया आपका y क्यूब x। अब मैं डो f1 बाई डो x करूंगा तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x होगा विच इज 2xy, हाँ या ना। एंड डो f2 बाई डो y करूंगा, डो f2 बाई डो y करूंगा तो यहां पर पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y विच इज 3y स्क्वायर x। अब क्या करना है, डेल डॉट f फैक्टर आपके पास में आ चुका है। ये किसमें निकालना है आपको, ये निकालना आपको एट पॉइंट 3,2 पे। एट पॉइंट 3,2 पे तो अपन क्या करेंगे, x की जगह 3 डाल देंगे, y की जगह अपन 2 डाल देंगे, मतलब y की जगह 2 और x की जगह अपन 3 डाल देंगे। तो 3,2 तो 2 इंटू एक्स की जगह 3, y की जगह 2, 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब y की जगह 2 का स्क्वायर और x की जगह आपका 3 आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये कैलकुलेशन आपका 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 आ जाता है और 4 3 12 12 3 36। जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपको 48 मिलता है, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर ऑप्शन में जाते हैं तो इसके हिसाब से 48 इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था। अब ये क्या चीज मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई थी, बिल्कुल क्लास में पढ़ाई थी। ये वाली स्लाइड देख लो आप लोग, ये क्लास नोट से बिल्कुल आप अपने नोट्स खोल के देखना, जहां पर मैंने सिखाया था कि आप यहां पर देख सकते हो ए वेक्टर आपको गिवन है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। तो डेल डॉट ए वेक्टर कितना होता है, डो a1 बाई डो x प्लस डो a2 बाई डो y प्लस डो a3 बाई डो z, हाँ या ना। अब डेल डॉट ए निकालने के बाद जिस पॉइंट पे आपको दे रखा है उस पॉइंट पे आप डाइवर्जेंस निकाल दो, बिल्कुल क्लास नोट से आया है। तो भाई अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि क्लास नोट से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के लिए इज और आर करेक्ट, ठीक है। यहां पर बोला था फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन कंटेन ओनली कोसाइन टर्म, फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन कंटेन ओनली कोसाइन टर्म, फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन कंटेन ओनली साइन टर्म, फोरियर सीरीज ऑफ एन ओल्ड नहीं, दिस इज ऑड, एक्चुअली ओल्ड नहीं है ये ऑड है ना, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ये आपका ऑड है, राइट, दिस इज ऑड है ना।
फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन कंटेन ओनली साइन टर्म। बहुत अच्छी बात है, क्लास नोट्स में ये चीज भी मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। इवन फंक्शन क्या होता है, जिसका f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसका f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। चीजें आपको सिखा रखी, उसके हिसाब से आप देख लो। अब अपन जब फोरियर सीरीज लिखते हैं तो देखो, इवन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ऑड फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। जब फोरियर सीरीज आपको मैंने क्लास में, ये पूरी स्लाइड आपकी क्लास में कवर्ड है, तो आपको मैंने ये चीज सिखा रखी है कि एफ एक्स कितना होता है फोरियर सीरीज, ए नॉट बाई टू समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और प्लस एन 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। गॉट इट? तो यहां पर जो ए एन होता है, ये ए एन कितना होता है 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और बी एन कितना होता है 1 अपॉन एल माइनस एल से एल माइनस एल टू एल। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। क्लियर है? अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी सिखा रखी थी इंटीग्रेशन में कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो भैया जो आपका क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर पूरा फंक्शन अगर मेरा ऑड होता है तो यहां पर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इंटीग्रेशन। अगर पूरा फंक्शन अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा अगर इवन होता है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। चीजें क्लियर? अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो यहां पर आपको पता है केस 1 में क्या है, केस 1 अपन इवन फंक्शन लेते हैं। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स आपका एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो मतलब यहां पर क्या चीज समझ में आती है कि अगर मैं इस पूरे टर्म को देखूं और मैं एन को देखूं तो एफ एक्स आपका एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, हाँ या ना? तो यहां पर अगर माइनस एक्स करता हूं तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, है ना? और कॉस ऑफ माइनस थीटा, आपको अच्छे से पता है यहां पर कि हमें अच्छे से ये बात पता है कि क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा आपके कॉस थीटा के बराबर होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल अच्छे से ये चीजें हमको क्लियर हो जाती है। अब यहां पर अपन देख सकते हैं एन के केस में क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है और आपका ये भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो यहां से अपने को क्या समझ में आता है कि ये दोनों पॉजिटिव है। अरे आप इस पे x की जगह माइनस एक्स रख रहे हो तो भी दोनों पॉजिटिव ही आ रहे हैं, मतलब दिस इज होल इज योर इवन फंक्शन। अगर ये पूरा आपका इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे an आपका 0 नहीं आएगा, तो यहां पर समझ में आता है an इज नॉट इक्वल टू 0। बट bn में जाऊं तो f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, बट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, हमें अच्छे से पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, होता है कि नहीं होता? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका पॉजिटिव है, बट ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर ऑड फंक्शन। तो ऑड का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका 0 होता है, तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, bn मेरा 0 है। जब an नॉट इक्वल टू 0 है, bn इक्वल टू 0, तो आप जब यहां पर रखोगे तो यहां से क्या चीज समझ में आ जाएगी, bn मेरा 0 हो गया, an मेरा 0 नहीं हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा जो फंक्शन है वो कोसाइन के टर्म में बाहर आ रहा है। मतलब अगर मेरा फंक्शन इवन है तो मेरा फोरियर सीरीज जो कन्वर्ट होकर आएगा वो कोसाइन के टर्म में बाहर आएगा, हाँ या ना? तो यहां पर क्या बोल रहा है, ओनली कोसाइन टर्म बचेंगे, मतलब ऑप्शन ए ठीक है मेरा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि अगर फोरियर सीरीज में जो मेरा फंक्शन है वो इवन फंक्शन है तो कंटेन ओनली कोसाइन टर्म बिल्कुल करेक्ट है। यह आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था, मतलब मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब यहां पर मैं, ये तो हो गया मेरा केस 1 इवन फंक्शन। अगर मैं ऑड में जाऊं तो ऑड में क्या कंडीशन है, एफ एक्स मेरा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है। तो यहां पर क्या समझ में आता है, अब अगले केस में जाता हूं तो मेरे को ये चीज समझ में आती है कि अगले वाले केस में ये नेगेटिव होगा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आपका पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आपका नेगेटिव होते ही क्या हो गया, ये अंदर का फंक्शन मेरा क्या हो गया ऑड, और ऑड के केस में मेरा an 0 हो जाएगा, यहां पर मेरा an 0 हो गया। और bn में अगर जाऊंगा तो f ऑफ x, जब मैं ऑड फंक्शन रखूंगा ये f x मेरा ऑड हो गया तो ये नेगेटिव आएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव। मतलब अंदर जो फंक्शन है दोनों को मल्टीप्लाई होके वो आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। अरे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉन जीरो, ये 0 हो गया था ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका 0 हो गया था, तो an आपका 0 हो गया, बट bn आपका नॉट इक्वल टू 0 हुआ।
अब bn आपका नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यहां पर ये चीज समझ में आती है मुझको, bn मेरा नॉट इक्वल टू 0 बट an मेरा 0 हो गया, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के आपको कौन सी सीरीज बन रही है? ये आपकी साइन सीरीज बन रही है, हाँ या ना? अब साइन सीरीज बन रही है मतलब अगर मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो मेरी जो फोरियर सीरीज बनती है वो साइन टर्म्स की बनती है सिर्फ और सिर्फ। यहां पर आप देख सकते हो क्या साइन टर्म की बन गई, बस बात खत्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर ऑड फंक्शन है तो मेरी सीरीज साइन टर्म की बनेगी, जो कि ऑप्शन डी है, जो कि ऑप्शन आपका डी है। यहां पर अपन देख सकते हैं द फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन कंटेन ओनली साइन टर्म, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है? आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? हाँ, ये वाली चीज भी मैंने आपको फोरियर सीरीज में बहुत अच्छे से सिखा के रखी थी, छोटा सा लेक्चर था अपना, याद करो अच्छे से, सब चीज अच्छे से बता के रखी थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन? बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज भी मैंने आपको क्लास में सिखाई थी। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन चेक करेंगे चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में सबसे पहले अपन चेक करेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ऑर्डर क्या है सर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब इसके ऊपर पावर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही डिग्री होती है, इसका पावर 1 है तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है विच इज 1। अभी लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो लीनियरिटी चेक करेंगे। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, कोई भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको सिखाया था e की पावर ln ऑफ साइन कॉस, ये सारे टर्म्स के अंदर जब अपना डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, जब अपना डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो यहां पर लीनियरिटी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है और आपका नॉन लीनियर, यही तो चाहिए था, ऑर्डर 2 डिग्री 1 एंड नॉन लीनियर। तो यहीं से आपका आंसर हो चुका है विच इज ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, अब यहां पर क्या बोल रखा है कि भाई यहां पर क्या है, ऑर्डर तो आपका 2 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सही बात है, इसके ऊपर पावर 1 है, डिग्री भी 1 है, बट यहां पर साइन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया है एक्स, मतलब ये लीनियर है। सिंपल है, सब कुछ आपको क्लास में दिखाया। अगर थर्ड ऑप्शन में जाता हूं तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका 1 हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो चीजें, सेकंड वाले में क्या गलत हुआ था, ये वाला मैच नहीं कर रहा था, बाकी ये दोनों मैच कर रहे हैं, फर्स्ट में तो ये तीनों मैच कर रहे थे। अब यहां पर देखो हमको क्या चाहिए, ऑर्डर 2 चाहिए और डिग्री 1 चाहिए। ऑर्डर 1 आ रहा है इधर और इसके ऊपर डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रहा है, और साथ में यस लीनियर तो है, पर अपने को लीनियर थोड़ी चाहिए, अपने को तो नॉन लीनियर चाहिए, तो ये भी हट गया, आया ना, क्योंकि y है ना, y के ऊपर पावर 1 है तो लीनियर होगा ना। ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में दिखाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली चीज हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऑर्डर क्या है सर, ऑर्डर 2 है, बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही डिग्री होती है, डिग्री मेरा 1 है। अभी लीनियर है कि नॉन लीनियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल e की पावर या ln और या साइन और कॉस में नहीं होना चाहिए। e की पावर x है कोई दिक्कत नहीं, y है, y की पावर 1 है कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड कॉस x है, कॉस y होता तो नॉन लीनियर होता, बट कॉस x है तो लीनियर है। मतलब कुल मिला के देखो यार, डिपेंडेंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो तो आराम से लीनियर है। बट कहने की बात है हमको क्या चाहिए, नॉन लीनियर चाहिए, तो ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। क्या यहां तक चीजें क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यही वाला पन्ना याद आया कुछ, क्लास नोट्स में यही पन्ना कवर किया था, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन बताना, क्या यही चीज अपने क्लास में पढ़ी थी बहुत अच्छे से। इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे अपने, जहां पर मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस ई की पावर ln tan, मतलब इन सब में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इनडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इस पे अपन नहीं करेंगे, 3-4 घंटे डिस्कशन किया था और बहुत सारे क्वेश्चन अपने क्लास में करे थे, पूरा पेपर क्लास नोट से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी सर, प्रोबेबिलिटी आप बोलते रहो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या चारों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे, बाइनोमियल, पॉइसन, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चारों डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाए थे। हो गया क्वेश्चन खत्म। और यहां पर ऐसा बोलोगे कि सर आपने इक्वेशन नहीं, तो ये चारों इक्वेशन भी आपको मैंने क्लास में बताई थी, सारे क्लास नोट से। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अब यहां पर अपन देखेंगे पी का, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये मैंने पढ़ाया था, पी का 2। फिर यहां पर आप देखेंगे क्यू का क्या है, क्यू का 3, हाँ या ना।
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन यही होती है, हाँ या ना। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये रही, ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक बार बना ही देता हूं, देखो ये हो गया 2 3 4 और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन क्या है ये, हाँ या ना, खत्म। ये देखो क्लास नोट्स, क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन ही क्लास में बताई थी, क्लास नोट्स चेक कर लेना जाकर, यही चीज आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, हाँ या ना, तो बोलो क्या याद है, चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये इक्वेशन नहीं बताई थी आप लोगों को, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गेट में, थोड़ा सा चेंज है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं तो गेट ने क्या कर दिया, 1/λ को लैम्डा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है उससे, मैंने आपको बताया था, अरे पैरामीटर 1/λ होता है ना, ये चीज मैंने आपको बताया था, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया, ये रही इक्वेशन सामने, यही इक्वेशन है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा था ये इक्वेशन याद रखना बहुत अच्छे से, इसका ग्राफ भी मैंने सिखाया था फिर आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना भी आपको क्लास में सिखाया था। मैच द कॉलम का खत्म, इजी क्वेश्चन, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया हुआ है, विद एग्जांपल कराया हुआ ये वाला क्वेश्चन, सीएच थ्योरम है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स the polynomial equation that satisfy the Cayley-Hamilton theorem of matrix P, ये आ गया। अब क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं, जो लैम्डा की इक्वेशन होगी वहां पर अपन जो मैट्रिक्स P है उसको P को पुट कर देते हैं। ये तो बातें अपन ने सीखी क्लास में, देखो ध्यान से, ये रहा P, तो P माइनस लैम्डा आई, P माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट लेंगे तो 2 माइनस लैम्डा 1 और 0, 3 माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट लेंगे, ये आएगा डिटरमिनेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी लैम्डा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक। मैंने आपको बताया था 2x2 मैट्रिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, 3x3 की क्यूबिक इक्वेशन बनती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सीएस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाता है, लैम्डा की जगह लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देंगे सर, मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो लैम्डा को मैट्रिक्स से, और 1 को किससे रिप्लेस करते हैं, 1 को सर आई से रिप्लेस करते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6i इक्वल टू 0। ये रहा आंसर आपका, देखो ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। क्या सिंपल था, तो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6i इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गया ना। ये सब मैथ्स के क्वेश्चन थे, फिर आप बोलते हो सर क्लास नोट से नहीं आता। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये याद है ये वाला पन्ना क्लास नोट्स में, जाके चेक करो क्या यही वाला पन्ना क्लास नोट्स में कराया था। इधर देखो ध्यान से, ये मैंने ए मैट्रिक्स बताई थी, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। मैंने बोला 2x2 मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक बनता है, फिर मैंने कहा था ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी, हाँ या ना। फिर मैंने कहा था लैम्डा को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे। देखो ए कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी कैपिटल ए प्लस सी इंटू आई। इसके बाद की कहानी बहुत देखी हुई है अपन ने, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द हेसन, हाँ ये मैं कह सकता हूं क्लास नोट्स में आपके नहीं थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ये भी गारंटी दे सकता हूं पूरी माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर ये किसी को नहीं पता होगा, ये मैं कह सकता हूं। फिर भी अपन देख लेते हैं हेसन इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो आपको ये फंक्शन दे रखा है ना, और स्टेशनरी पॉइंट पे अपने को डिटरमिनेंट निकालना है हेसन का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालना, तो आपको आता है डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई इक्वल टू 0 करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दोगे। अब हेसन क्या होता है वो बता देता हूं। पहले तो डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो एक्स एंड डो एफ बाई डो वाई अपन ने इसको देख लिया। डो एफ बाई डो एक्स कितना हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये 2x और यहाँ पर ये y और यहाँ पर -8, और डो एफ बाई डो वाई करेंगे तो 2y और यहाँ पर x और यहाँ पर -7, बाकी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ही करते हैं, x को अपन 0 मान लेते हैं। ये तो चीज फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, मतलब डो एफ बाई डो एक्स आप 0 करोगे, डो एफ बाई डो वाई आप 0 करोगे, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास में ये दो इक्वेशन आ जाएगी। अब ये दो इक्वेशन आने के बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। अभी हेसन मैट्रिक्स क्या होती है ये देख लो, fxx, fxy, fyx, fyy, मतलब क्या होता है fxx मतलब क्या होता है, डो स्क्वायर f अपॉन डो एक्स स्क्वायर। तो अपन जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है y 0 हो जाएगा और x 1 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, ठीक है। और डो स्क्वायर f अपॉन डो एक्स डो वाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो चीज करीबी है विच इज 1। ये एफ वाई एक्स क्या होता है, डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर। बात तो ही पड़ी कि मैंने आपको बताया था ये और ये हमेशा सेम होते हैं, तो ये बनाएगा तो ये भी बनाएगा, करके देख लो।
और एफ वाई वाई क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2 मिलेगा। देखो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो तो डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1, एक्स आपका कांस्टेंट होता है विच इज 0 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पार्शियल में तो ये होता है ना, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स को अपन कांस्टेंट लेते हैं, वाई अपना वेरिएबल होता है, तो ये हो गया, ये आ गया। अब इसको मैट्रिक्स में पुट कर दो, ये मेरे को हेसन मैट्रिक्स मिल चुकी है 2 1 1 2। जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी का हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किसका 3 आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी, विच इज ऑप्शन डी। हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी आपका क्लास नोट से आया हुआ है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोला गया है, आपको कोई एक्स मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और पी इनवर्स मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जिसके अंदर यहां पर दे रखा है E -6 - 7 F 9 11 -1 -2 G। तो और बोल रखा है px जो है वो b के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। फिर बोला हुआ है कि जो py है वो आपके d के बराबर है, और यहां पर y दे रखा है y1 y2 y3 और d दे रखा है -16 0 7। द वैल्यू ऑफ y2, आपको y2 की वैल्यू यहां पर निकालनी। देखो क्लास नोट्स में मैंने आपको सिखा रखा है, क्लास नोट्स में मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको पी वाई डी दे रखा है, पी वाई इज इक्वल टू डी, ये तीनों मैट्रिक्स है, क्या यहां पर मैं पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड तो ये हो जाएगा, हाँ या ना। पी इंटू पी इनवर्स कितना हो जाता है सर, पी इंटू पी इनवर्स मेरा आई हो जाता है, तो आई वाई और पी इनवर्स डी, हाँ या ना। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही बनता है, ये भी आपको क्लास में सिखाया था। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पी इनवर्स डी, हाँ या ना। इससे क्या फायदा हो गया, ये पी इनवर्स मेरे पास पड़ा है, उसको डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को y के टर्म्स मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करने के बाद y1 y2 y3 तीनों कैलकुलेट कर दूंगा। बट यहाँ पर एक कैच है कि आपको पी इनवर्स ना e, ये देखो e f और g, ये तीन वैल्यू नहीं ढूंढोगे तब तक आप निकाल नहीं सकते। इन तीन वैल्यू ढूंढने के लिए अपन इसका यूज करेंगे, x इज इक्वल टू, इसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू पी इनवर्स डी हो गया, वैसे यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू पी इनवर्स b हो जाएगा। अब p इनवर्स इंटू b करेंगे, उसको x के इक्वल करेंगे तो अपन यहाँ पर e f और g की वैल्यू निकाल देंगे। ये वैल्यू निकलने के बाद अपन यहाँ पुट करके ये कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, देखो यही चीज है, आपको ये दे रखा है x आ गया p इनवर्स b। अब x तो ये रहा 1 to 1, ये रहा आपका p इनवर्स और ये रहा आपका b। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने क्लास में बताया था आपको, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है, इसके सारे टर्म इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब e इंटू -16 -6 इंटू -3 -7 इंटू 7, देखो ये आएगा, अरे -6 इंटू -3 + 18 -7 इंटू +7 -49 आया। फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे f इंटू -16 f, 9 इंटू -3 -27, 11 इंटू 7 इज 77। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -16 +16 -2 इंटू -3 +6 g इंटू 7 7g। अब बोलोगे सर निकालेंगे कैसे, अब देखो ये वाला टर्म जो होगा वो 1 के बराबर, ये वाला जो टर्म होगा वो 2 के बराबर और ये वाला जो टर्म होगा वो आपके 1 के बराबर। देखो यहां से E कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से F कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से आपका G कैलकुलेट हो जाएगा, बात खत्म। जब करके देखा अपन ने तो यहां से E आया -2, F आया आपका 3 और G आया आपका -3, तो यहां पर आपका जो P इनवर्स है वो ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू P इनवर्स D, बस खत्म। अब y इज इक्वल टू P इनवर्स D, P इनवर्स अपन ने निकाल दिया और D मेरे पास में -16 0 7 था, देखो क्वेश्चन में D कितना है -16 0 7, ये आपके पास में D है क्वेश्चन में, सीधी बात अपन ने यहाँ पर रख दी। अब इंपॉर्टेंट क्या हमको क्या चाहिए, और इज इक्वल टू y, और y क्या है आपका y1 y2 y3, हमें सिर्फ y2 चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ y2 चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे सर, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और y2 के बराबर हो जाएगा, यही पढ़ा है क्लास में, कर लो। 3 इंटू -16 9 इंटू 0 11 इंटू 7 77 नहीं सॉरी 11 इंटू 7 है ये है 11 इंटू 7, हाँ या ना। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है।
तो ये आपका 11 इंटू 7 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। इसको करेंगे तो 77 माइनस 48, 77 माइनस 48 आपको 29 होता है। तो यहां से आपको जो y2 की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली आपको 29। 29 कौन सा ऑप्शन है, 29 कौन सा ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। सिंपल था, इजी। चलो यहां तक चीजें क्लियर है। ये देखो ये भी आपके क्लास नोट्स में था, क्या ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, क्या ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था? देखो ध्यान से, अगर आप बोलोगे सर हमको ये नहीं पता पड़ा था कैसे करना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी मेरा बी ए है और मेरा आई के बराबर, तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स होता है। अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ये आपको क्लास में 10 बार मैंने सिखाया है ये वाली चीज कैसे। अगर ए बी मेरा आई के बराबर है तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। हाँ या ना, चीजें क्लियर। अब यहां पर आपको पता है ए इनवर्स ए क्या हो जाता है, मेरा आई हो जाता है, हाँ या ना। और आई इंटू मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा बी। और ए इनवर्स आई, ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ये मैंने आपको बताया था। तो ये तो एक तरीके होते हैं, ये तरीका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी आपको मैंने सिखाया था, मल्टीप्लाई करना हमको आता ही। और मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी आपको क्लास में बताया था। एवरीथिंग आई हैव टॉट इन द क्लास ओनली। चीजें क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला, अब क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, यूजिंग लीनियर रेग्रेशन लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, द बेस्ट फिट लाइन फॉर द गिवन data set is y is equals to 2.2x plus 2.3 given that the residual sum of square is 25.8, the quotient of determination। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज को लेके, और सॉरी यहाँ तो इक्वेशन दे दी और पता नहीं ये क्या दे रखा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 25.8। ये तो आपने क्लास में सिखाया ही नहीं था, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। क्या आपके पास में टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में टेबल है। मैं तो इतना कहता हूं, क्या मैंने क्लास में ये सिखाया था कि अगर टेबल आपको होती है, अगर आपको टेबल है तो वहां से मैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r होता है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन r स्क्वायर होता है, ये तो मैंने पढ़ाया था। अब चलो मैं तो कहता हूं आप लोगों को पता ही नहीं है कि यार इसका कैसे यूज करना है, इसका कैसे यूज करना, तुम तो सीधा जाओ ना टेबल सॉल्व करो। तुम तो एक्स वाई से पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालो, वाई माइनस वाई बार निकालो, याद आया, वो कैपिटल एक्स होता है, और x माइनस एक्स बार कैपिटल एक्स होता है, y माइनस वाई बार कैपिटल y होता है। कैपिटल x इंटू कैपिटल y निकालो, है ना, और कैपिटल एक्स स्क्वायर निकालो, कैपिटल वाई स्क्वायर निकालो, टेबल पूरी टेबल बनाओ। ये टेबल बनती है, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या ये टेबल बनेगी। देखो x मैंने सारे लिख दिए, y मैंने सारे लिख दिए, कैपिटल x क्या होता है, x माइनस एक्स बार। सर x बार कैसे निकलता है, सम ऑफ x और जितने भी टर्म्स है, सम ऑफ x कितना आ गया 14, और जितने भी टर्म 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, मीन x बार मतलब मीन होता है, इसको कराए 3.5 आया। और सर y बार करा सम ऑफ y डिवाइडेड बाय 4 करा 40 बाय 4, 10 आ गया, खत्म। अगर मेरे को कैपिटल x निकालना विच इज x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार मतलब x कितना है 2 और x बार कितना है 3.5, 2 माइनस 3.5 माइनस 1.5, 3 माइनस 3.5 माइनस 0.5, 4 माइनस 3.5 0.5, 5 माइनस 3.5 1.5, ठीक है। अब मेरे को कैपिटल Y निकालना जो कि y माइनस वाई बार होता है, y कितना है 8, y बार कितना है 10, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 7 माइनस 10 माइनस 3, 16 माइनस 10 6। अब अपने को बचा है कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1.5 माइनस 2 3 हो जाता है, माइनस 0.5 माइनस 1 0.5 हो जाता है, 0.5 इंटू माइनस 3 माइनस 1.5 होता है, एंड 1.5 इंटू 6 आपका 9 होता है। इन सबका सम कर दो 11, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपका आर होता है, उसी का स्क्वायर करते तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आता है, हाँ या ना, वही देखो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर करूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करा तो 2.25 0.25 0.25 2.25, हाँ या ना। अब मैं y बार का स्क्वायर करूं, माइनस 2 का स्क्वायर आया 4, माइनस 1 का स्क्वायर आया 1, माइनस 3 का स्क्वायर आया 9 और 6 का स्क्वायर आया 36। फिर इन सबका सम करूंगा ये 5 आएगा, इन सबका सम करूंगा ये आपका 50 आएगा। चीजें क्लियर। तो सम ऑफ एक्स वाई आपका 11 आया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 5 आया, सम ऑफ वाई स्क्वायर आपका 50 आया। फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रहा था, आर कितना होता है, सम ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब 11 अपॉन अंडर रूट 5 इनटू 50। अरे 11 अपॉन अंडर रूट 5 इनटू 50, इससे क्या हो गया, मेरा आर कैलकुलेट हो गया 0.6957। अब इसी का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये रहा, व्हिच इज आंसर इज 0.485।
न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ना, 0.485 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपली क्लियर। अगर आप बोलोगे सर क्लास में नहीं, तो क्लास में बेटा पूरा एग्जांपल करा था। देखो क्या ये क्लास में नहीं कराया था? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला बताया था। जहां तक कि मैंने सब बताया, कैपिटल एक्स ऐसे निकलता है, कैपिटल वाई ऐसे निकलता है, मीन ये रहा दोनों का। फिर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, ये वाला क्वेश्चन याद करो, ये वाला क्वेश्चन कराया था और पूरी टेबल मैंने आपसे बनवाई थी। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ये पूरी टेबल मैंने आपसे बनवाई थी अच्छे से, जिसके अंदर मैंने सब कुछ आपको सिखाया था। देखो सम ऑफ एक्स वाई 13 निकाला हुआ है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 10 निकाला हुआ, सम ऑफ वाई स्क्वायर 26 निकाला हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था। फिर मैंने आपको आर निकलवाया था, है ना, और कोएफिशिएंट और डिटरमिनेशन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर अगर कैलकुलेट करते हो 0.65, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर ये वाले क्वेश्चन में फिर वो एक्स्ट्रा डेटा क्यों दिए हुए थे? वो एक्स्ट्रा डेटा इसलिए दिए हुए थे, माना ये लेंथी प्रोसेस था, अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा का फॉर्मूला आपको पता होता तो आप उसको थोड़ा जल्दी कर देते, पर ये भी मैंने आपको सिखाया था, थोड़ा टाइम मतलब 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, पर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका। अब वो डेटा क्यों दिया हुआ था? मेथड नंबर 2, आर स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ये 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। आर एस एस क्या है? रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड टी एस एस क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको? रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आर एस एस आपको दिया हुआ 25.8। ये टी एस एस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, हाँ या ना? वाई बार आपको पता था, वाई बार तो हमें पता है ना, अरे सम ऑफ ऑल दी वाई अपॉन 4 वाई बार 10 निकाला था, वाई की वैल्यू हमें पता थी, सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो वाई माइनस वाई बार, तो आपको टी एस एस मिल जाएगा, जो कि मैंने कर दिया। 8 माइनस 10 का स्क्वायर, 9 माइनस 10 का स्क्वायर, 7 माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस 16 माइनस 10 का स्क्वायर। इन सबको सम करा तो आपके पास में 50 आया टी एस एस, जो कि आया भी था, जो कि अपने पास में आया भी था, हाँ या ना? फिर अपने क्या करा? 1 माइनस ये क्वेश्चन में गिवन था अपन 50 करा, तो आपके पास में आंसर आ गया 0.484। दोनों मेथड से क्लियर है? दोनों मेथड से आई थिंक चीजें आपको क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। आई होप सारे सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आया होंगे। और मेरा 2 मोटिव था, आंसर की बताना था, सॉल्यूशन मेरे को आपको दिखाना था, क्योंकि सब कुछ आपने क्लास में पढ़ा था, एज सच कोई डिटेल सॉल्यूशन तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जब आंसर की आ जाएगी, ओरिजिनल आंसर की, और उसके बाद में जब क्वेश्चन, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आएगा, शायद कुछ मिस्टेक हो क्वेश्चन में मेमोरी बेस्ड में, तो क्वेश्चन प्रॉपर आएंगे, आंसर की आ जाएगी, तब आपको डिटेल सॉल्यूशन भी बना के देंगे। बट मोटिव ये था, क्लास नोट्स के बाहर कुछ नहीं आया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कुछ क्लास नोट्स के बाहर आया होगा, तो इतना जान लो फिर सबके लिए बाहर है। अगर मेरिट प्लस का स्टूडेंट नहीं कर पाया क्वेश्चन, तो मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया होगा, तो उसकी तो टेंशन लेना ही मत। क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिट प्लस एचवी सर के नोट्स कॉम्बिनेशन मिलता है, सारे क्वेश्चन बनते हैं, गेट वहीं से सवाल पूछता है, किसी को क्लिक करा होगा, तो जो स्टूडेंट पढ़ के गए होंगे ढंग से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उनको ये बात बहुत अच्छे से क्लिक हुई होगी कि पेपर तो पूरा क्लास नोट से आया है। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन अनदर सब्जेक्ट, सिस्टम इंजीनियरिंग में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए रिजल्ट का वेट करो बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करो बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।